हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज के अपने इस वीडियो के अंतर्गत इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्य साम्राज्य की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बेटे अपने इस वीडियो को आप एक महत्वपूर्ण वीडियो के रूप में ले, चाहे अपने आरपीएससी की एग्जाम हो चाहे अपने आरबीएससी की एग्जाम हो, दोनों ही एग्जामों के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य का टॉपिक एक महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत आता है। तो आज बेटे अपने पास एक महत्वपूर्ण बिंदु है मौर्य साम्राज्य। क्लियर। आज बेटे अपने इस मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहले देखना, इसका समय लिखा है 322 से 185 ईस्वी पूर्व तक। तो बेटे इस 185 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है ये लगभग अपन ये कह सकते हैं ये 150 वर्ष का समय है। 150 वर्ष मौर्य साम्राज्य कितने के शासक दिए हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया है, उन बिंदुओं का अध्ययन अपने इस टॉपिक इस प्रकरण के अंतर्गत करेंगे। तो पहले बेटे अपन लेंगे मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। पहला क्वेश्चन बेटे अपने पास यही बनकर आएगा कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के कौन कौन से स्रोत हैं। तो अपने स्रोतों वाला टॉपिक तो पहले ही पढ़ लिया है। स्रोत या तो आप पढ़ो कौन से साहित्यिक या आप पढ़ोगे पुरातात्विक। यहां बेटे मैं तुम्हें दोनों प्रकार के स्रोत लिखवाऊंगा, जो साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत भी है और पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत भी है। तो बेटे पहले अपन बिंदु लेंगे जानकारी के स्रोतों के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। अब बड़े इसमें भी अपने पास जैसे ही जहां अपन पढ़ते हैं कि भी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो अपने पास विद्वानों के नाम या कोई ग्रंथ विशेष का नाम आता है। तो पहले बेटे अपन जानकारी के स्रोतों में पहला क्वेश्चन लेंगे चाणक्य का। चाणक्य कह दो, विष्णुगुप्त कह दो, कौटिल्य कह दो, इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? अर्थशास्त्र। हमें मौर्य काल की जानकारी देता है। इसके अलावा दूसरा बिंदु अपन पढ़ेंगे चाणक्य का अर्थशास्त्र, सोमदेव का दूसरा बिंदु। सोमदेव के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कथा सरित सागर। जो हमें मौर्य काल की जानकारी देता है। इसके अलावा तीसरा बिंदु अक्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया ग्रंथ बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी जो हमें मौर्य काल की जानकारी देता है। इसके अलावा चौथा बिंदु पंतजलि का महाभाष्य। यह ग्रंथ भी हमें मौर्य काल की जानकारी देता है। इसके अलावा जैसे अपन और लेंगे तो विशाख दत्त। विशाख दत्त का एक नाटक लिखा हुआ है मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस जो हमें मौर्य काल की जानकारी देते हैं। इसके अलावा जिसे अपन पढ़े तो बौद्ध साहित्य। या फिर जैसे बौद्ध साहित्य में भी अगर अपन नाम दे तो नाम दे सकते हैं, जैसे
दीपवंश है, महावंश है, या फिर कोई अन्य अपन भद्रबाहु का जैसे जैन ग्रंथों में कल्प सूत्र आदि लिखे हुए हैं, इनके अलावा जैसे अपन ले तो कोई विदेशी विवरण के अंतर्गत आपका एक चर्चित नाम अपने पास आता है मैगस्थनीज। मैगस्थनीज एक यूनानी विद्वान कह दो जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। इनके द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों में आता है बेटे। इंडिका जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी बहुत सारे लेख अलग अलग विद्वानों ने अपनी किताबों अपने साहित्य में लिखे हैं। तो इंडिका, इसके अलावा जैसे प्लूटारिक है, जस्टिन है, ऐसे विद्वान है जो हमें मौर्य काल की वर्तमान में जानकारी देते हैं। अगर बड़े अपन एक लास्ट बिंदु पुरातात्विक स्रोतों से जोड़कर ले तो अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख जो वर्तमान में मौर्य काल की जानकारी देते हैं, इन बेटे जानकारी के स्रोतों के आधार पर हम मौर्य वंश की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखना बेटे, अब अपने पास बिंदु आ रहा है मौर्य वंश की अलग या विविध जानकारियां। तो बेटे अपने पास जो बिंदु है वो है मौर्य साम्राज्य। ऊपर अपन ने पढ़ा है इसकी जानकारी के स्रोत। अब बेटे अपने पास देखना, पहले अपन इसका समय लेंगे। समय है 322 ईस्वी पूर्व, और यहां से प्रारंभ होकर ये चलेगा 185 ईस्वी पूर्व तक। क्लियर? 185 ईस्वी पूर्व में जाकर यह वंश समाप्त हो जाता है। क्लियर? अब बेटे जैसे अपने पास क्वेश्चन बढ़ेंगे, इसके अलग अलग अपन क्वेश्चन बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन बढ़ेगा मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कह दो, मौर्य वंश का संस्थापक कह दो। अपने पास नाम आएगा चंद्रगुप्त मौर्य, जो इस वंश का संस्थापक था। अब बड़े याद कुछ समय लिया अपन ने 322 से 185 ईस्वी पूर्व तक। अब यहां क्वेश्चन क्या निकालेगा, यहां वो ये कहेगा कि मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से कब तक शासन चलाया। यहां अपन ने टोटल काल दिया है, और अब अपन बात कर रहे हैं कि ओनली चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल कितना था। तो बेटी यहां से इसकी शुरुआत है, इसका मतलब यही समय यहां आएगा 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 24 वर्ष तक इन्होंने शासन चलाया। तो समय होगा 298 ईस्वी पूर्व तक। ये अपने पास इसका टोटल काल आ जाएगा। 24 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन प्रबंध चलाया था। अब बड़ी क्वेश्चन ये उठता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके सहयोग से मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। तो सहयोग कह दूं, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो इसके अंतर्गत फिर एक बार अपने पास नाम आएगा चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ऐसे नाम मिलेंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसकी बुद्धिमत्ता से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल एक मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। अब बड़े अगला क्वेश्चन बढ़ेगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन प्रबंध चलाया कहां। तो बेटे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध मगध से चलता था,
लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डालकर अपनी राजधानी कहां स्थापित की। तो बेटे मगध की राजधानी अपन ने पढ़ी है पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। क्लियर। अब जैसे आपको ये कहा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहां थी, तो बेटे इसने मगध से शासन चलाया और मगध की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी भी रही है। क्लियर। अब बेटे अपने पास जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसा निकालते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन चलाया, इससे पहले कौन था, इससे पहले मगध पर किसका शासन था, पाटलिपुत्र किसके नियंत्रण में थी, ऐसे क्वेश्चन निकाल देते हैं। तो देखना बेटे अपन यहां बात करेंगे, थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए याद करना। देखो बेटे अपन इस क्वेश्चन को नोट लगाकर डालेंगे क्योंकि अपने टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, मौर्य साम्राज्य से पहले की बात आ गई अपने यहां पर। क्लियर। अब देखना इसके अंतर्गत पहले बिंदु क्लियर करोगे कि मौर्य वंश की स्थापना से पहले यहां नंद वंश का साम्राज्य था। क्लियर। एक बात तो यही है अपने पास, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि 322 से पहले यहां नंद वंश था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि नंद वंश का कौन सा शासक था जो शासन चला रहा था। तब बेटे आप याद रखोगे धनानंद, जो उस समय पाटलिपुत्र से अपना शासन चला रहा था। क्लियर। ऐसा माना जाता है कि जो चाणक्य था वो इस धनानंद के साम्राज्य में ही था, लेकिन धनानंद ने चाणक्य को अपमानित कर अपने साम्राज्य से निकाल दिया था। उसी समय चाणक्य ने यह शपथ ली थी कि मैं एक दिन तुम्हारे यानी धनानंद के साम्राज्य को नष्ट कर दूंगा, प्रतिज्ञा की थी चाणक्य ने। इसलिए इसने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी शिक्षा देना शुरू किया और एक ऐसा योद्धा तैयार किया जो घनानंद के साम्राज्य को समाप्त कर सके। इसलिए बेटा ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य का शिष्य था। चाणक्य की बदौलत ही इसने मौर्य साम्राज्य स्थापित किया था। इसलिए बेटे याद रखना कि इससे पहले नंद वंश का शासन था जिसका अंत कर और मौर्य वंश की नींव डाली। एक बिंदु यहां बेटे और ध्यान रखना, कई बार अपन जिक्र करते हैं कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, वो बेटे उसी समय की बातें हैं जिस समय मौर्य वंश बना तो नहीं था लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य उस समय था। ठीक है। 326 ईस्वी पूर्व है, उस समय बेटे अपने देश में, अपने पाटलिपुत्र में, अपने मगध में घनानंद शासन कर रहा था। घनानंद के काल में सिकंदर सिंध प्रदेश तक आकर चला गया था। कहने का मतलब यह है कि नंद वंश में ही सिकंदर का आक्रमण भारत में माना जाता है। क्लियर। तो बड़े याद रखना ऐसे बिंदुओं के लिए ही अपना एक टॉपिक महत्वपूर्ण है। अब देखना यहां दोबारा अपन जिक्र करेंगे संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, सहयोग मिलेगा चाणक्य का, राजधानी बनेगी बेटे इसकी पाटलिपुत्र, यह आ जाएगी इसकी राजधानी। क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि इससे पहले तो पहले नंद वंश, घनानंद को तुम इस वंश का अंतिम शासक बोलोगे, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आएगा। क्लियर। अब बेटे अपने पास अगले बिंदु के अंतर्गत पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। अब बेटे इससे रिलेटेड अपने पास क्वेश्चन आएंगे। क्लियर। अब इसके द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे वो आएंगे। 322 ईस्वी पूर्व से चलेगा 185 ईस्वी
322 ईस्वी पूर्व से चलेगा और 298 ईस्वी पूर्व तक शासन चलाएगा। क्लियर? अब इसने अपने शासन काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, ऐसे बिंदुओं को अपन पढ़ेंगे। तो बेटी पहले तो अपन क्लियर करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन था या कोई शूद्र था या कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण, क्या था। तो बेटे थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्राह्मण साहित्य क्या कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति से था या ये कौन से वर्ण से था। तो बेटे याद रखना, जो ब्राह्मण साहित्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और वो ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जाति से शूद्र था। क्लियर? जबकि अगर मैं ये कहूं जैन व बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध जो साहित्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य क्या कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य अक्षत्रिय था। क्लियर? तो देखो अलग अलग बिंदुओं में आ रहे हैं। ब्राह्मण जो साहित्य है वो इसको शूद्र मान रहा है, जबकि जैन बौद्ध जो ग्रंथ है वो इसको अक्षत्रिय मान रहे हैं। तो इसको भी बेटे अपन अलग अलग बिंदुओं के तहत ही पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद रखना है इन दोनों बिंदुओं को अलग अलग मानेंगे। हालांकि अपन ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण साहित्य के द्वारा भी कही हुई बात कोई जरूरी नहीं, वो सत्य है। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, इसके अपने पास दो जवाब होंगे। ब्राह्मण साहित्य के अनुसार वो शूद्र था, जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वो अक्षत्रिय था। अब बेटे अपने पास अगला बिंदु आता है, चंद्रगुप्त मौर्य को अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो अगला बिंदु याद रखना बेटी, चंद्रगुप्त मौर्य को जो ग्रीक साहित्य है, जो यूनानी साहित्य है, ग्रीक साहित्य में क्या नाम दिया गया है, ये क्वेश्चन बनेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार जैसे ऐसा क्वेश्चन निकाल देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक साहित्य में किस नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक साहित्य में या तो नाम आएगा आपके पास सेंड्रोकोटस। अब बेटे थोड़ा सा ग्रीक भाषा का शब्द आ गया तो अपने लिए जटिल तो बनेगा ही, सेंड्रोकोटस, या फिर दूसरा नाम इससे मिलता जुलता है एंड्रोकोटस। दोनों सेम नाम है, बस से और एक का फर्क है। क्लियर? तो चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक साहित्य में सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। अब बेटे अपने पास अगला क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन निकाल देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिमी सीमा में कहां से कहां तक फैला हुआ था। तो बेटे याद रखना, साम्राज्य विस्तार के लिए अपने इसका साम्राज्य यूं कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र था, यहां अपन ये कह सकते हैं ईरान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। इसका मतलब है इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा ईरान से प्रारंभ होकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पूर्व में यह साम्राज्य ये कह दो मगध, जो इसकी राजधानी के रूप में संचालित कह दो पाटलिपुत्र, मगध से प्रारंभ होकर पश्चिम में एक प्रदेश कह दो सौराष्ट्र, आज वर्तमान में ये गुजरात की जगह है। ठीक है, मगध बिहार की है, ये एक अलग देश है।
कर्नाटक अपने दक्षिण में स्थित एक राज्य है। इसके बीच का जो प्रदेश था, इसके बीच का प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। अब बड़ी ये तो हुई बात अपने इसके साम्राज्य की। कई बार जैसे क्वेश्चन ये देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सेल्यूकस, बहुत चर्चित नाम आपके पास आ रहा है, सेल्यूकस। सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया था। अब जैसे या तो भारत की कहो या अपन ये कह सकते हैं कि इसने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य पर आक्रमण किया, या अपन ये कह सकते हैं कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य इनके मध्य युद्ध लड़ा गया था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध कब लड़ा गया? पहला क्वेश्चन तो ये, इन दोनों के मध्य समय आएगा अपने पास 305 ईस्वी पूर्व। क्लियर? 305 ईस्वी पूर्व में इन दोनों के मध्य युद्ध लड़ा गया था। अब बड़े क्वेश्चन ये उठता है, इसमें विजय किसकी हुई? तो याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य इस युद्ध में विजित रहा। क्लियर? अब देखो, ये तो है बेटे मगध का शासक, ठीक है, और इसके बारे में अगर कहां का शासक था तो इसके लिए अपन क्या बोलेंगे? इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि यह मैसिडोनिया, मैसिडोनिया का शासक था। क्लियर? कि आपको ये कह दे कि सेल्यूकस कौन था, कहां का था, यूनानी आक्रांता कह दो, लेकिन इसको मैसिडोनिया प्रांत मिला हुआ था और मैसिडोनिया से ये भारत पर आक्रमण के लिए चला था, लेकिन इसका दुर्भाग्य कहो ये हार गया था। क्लियर? हारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य संधि की गई, दोनों के मध्य वार्तालाप हुई कि युद्ध के बाद अपने को क्या करना है, युद्ध के बाद अपने को कौन से प्रदेशों पर अपना नियंत्रण रखना है। तो बेटे याद रखना, इस संधि की 3 शर्तें आपको महत्वपूर्ण बताऊंगा। याद रखना, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य जो संधि हुई थी उसकी पहली शर्त क्या थी? याद रखना बेटे, पहली शर्त है सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। क्लियर? देखो पहली शर्त क्या है कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। क्लियर? विवाह, तो बेटे देखो सेल्यूकस अपने भारत का नहीं है, इसका मतलब ये पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। सेल्यूकस से पहले अपने भारत में कोई भी ऐसा शासक नहीं रहा जिसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया हो। वर्तमान में तो बहुत सारे होने लग गए, लेकिन उस समय हेलेना का विवाह पहला विवाह था जो अंतरराष्ट्रीय विवाह की श्रेणी में था। क्लियर? अब आती है नंबर 2 बात, ये अपने लिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण होगी बेटी। सेल्यूकस ने हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया तो हेलेना को दहेज में, हेलेना को दहेज में एरिया प्रदेशों के नाम है बेटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकलता है कि कौन कौन से प्रदेश दहेज में दे दिए थे। एरिया, दूसरा अपने पास आराकोसिया, आराकोसिया, तीसरा है
पेट्रोसिया, और चौथा प्रदेश है पेमिकास। 4 प्रदेश थे जो सेल्यूकस ने हेलेना को दहेज में दे दिए। इसका मतलब है अब इन प्रदेशों पर नियंत्रण किसका आ गया? चंद्रगुप्त मौर्य का। ये थी बेटे इसकी दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, अब जैसे 2 शर्तें अगर सेल्यूकस देता है तो एक शर्त बेटे चंद्रगुप्त मौर्य ने भी दी थी। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी, उस समय बेटे आप ये सोच रहे होंगे कि यार हाथियों का क्या मतलब था, लेकिन उस समय हाथियों को युद्ध में काम लिया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को भेंट किए। क्लियर? इस प्रकार से ये संधि, ये शर्त होने के बाद दोनों में युद्ध विराम हो गया था। लेकिन बेटे एक अंतिम इसकी महत्वपूर्ण शर्त आपको बताऊंगा, चौथी शर्त, यानी 3 शर्तों का झुकाव सेल्यूकस की ओर ही है, एक शर्त चंद्रगुप्त मौर्य ने भी दी थी। क्लियर? तो अगला है सेल्यूकस ने अपने राजदूत के रूप में, सेल्यूकस ने अपने राजदूत के रूप में मैगस्थनीज को भारत भेजा था। और यही मैगस्थनीज भारत में आकर अपना प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखा था, जो वर्तमान इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। क्लियर? अब बेटे अपने पास अगला बिंदु आता है, जैसे शासन काल के अंतर्गत इसने कौन कौन से कार्य किए। तो विशेषतः अपन एक तो सेल्यूकस वाला पढ़ेंगे, इसके अलावा जैसे अपन पढ़ना चाहें तो चंद्रगुप्त मौर्य ही प्रथम शासक था जिसने दक्षिण विजय अभियान शुरू किया था। अब बड़े क्वेश्चन ये मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी कौन से ग्रंथों से मिलती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटे। जैसे अपन ने क्वेश्चन क्या रखा है कि दक्षिण विजय की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अपन कैसे मान ले कि दक्षिण को जीता था, लेकिन अपने पास दक्षिण विजय की जानकारी के लिए 2 ग्रंथ आते हैं। एक ग्रंथ है एहनानूर, दक्षिण विजय की जानकारी के लिए एहनानूर, और दूसरा है मूरनामूर। थोड़े से जटिल नाम है क्योंकि दक्षिणी लैंग्वेज के अनुसार दक्षिण विजय की जानकारी के लिए एहनानूर व मूरनामूर 2 ऐसे ग्रंथ मिलेंगे आपको जो चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी देते हैं। अब बेटे अपने पास अगला बिंदु आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं कौन से धर्म का था। तो एक थोड़ा सा विवादास्पद क्वेश्चन है, हालांकि अपन ऐसा मानते हैं कि वो ब्राह्मण धर्म का था, लेकिन अपने शासन काल के अंतिम समय में उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। देखो बेटे लास्ट एक महत्वपूर्ण अगर क्वेश्चन की अपन बात करें तो वो आ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन लीला समाप्त कैसे हुई थी, इसका अंतिम समय कैसे बीता था। तो देखना बेटे अपन ने 298 ईस्वी वाला अपन बिंदु ले, ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो बेटे किंवदंती ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य की काल की अंतिम समय में मगध में भयंकर अकाल पड़ा था। लोग भूख प्यास से त्रस्त होकर मर रहे थे।
उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का हृदय बदल गया और उसने सोचा कि जब मेरी जनता भूख से तराह तराह कर मर रही है तो मेरे साम्राज्य में मेरा शासक बने रहना उचित नहीं है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि अपने इस शासन काल के अंतिम समय में इन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। आपको ध्यान होगा इसने प्रथम जैन संगीति भी करवाई थी, ठीक है। तो जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और जैन धर्म में बेटे आप याद रखना एक पद्धति चलती है जो वर्तमान में भी चल रही है और उस पद्धति का नाम है सलेखना पद्धति। ये एक ऐसी पद्धति होती है, जैसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सलेखना पद्धति क्या है। ये एक ऐसी पद्धति कह दो जो उपवास के द्वारा शरीर त्यागने की पद्धति है। भूख प्यास से त्रस्त होकर शरीर प्राण त्यागने की जो पद्धति है वो बड़े सलेखना पद्धति है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि सलेखना पद्धति जैन धर्म में प्रचलित वर्तमान में एक ऐसी पद्धति है जिसमें कोई भी जैनी या जैन भिक्षु अपने शरीर को त्याग सकता है। उपवास के द्वारा अपना शरीर त्यागना ही सलेखना पद्धति है। तो याद रखना बेटे चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एकमात्र ऐसा शासक कह दो जिसने सलेखना पद्धति से अपना शरीर त्याग दिया था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसने अपना शरीर कहां त्यागा था। तो बेटे याद रखना अंतिम चरण का लगभग बिंदु है अपने, तो इसने अपना शरीर कहां त्यागा। तो बेटे याद रखना इसने अंतिम समय में जैन धर्म के गुरु कौन थे, याद रखना भद्रबाहु जैन मुनि कह दो, भद्रबाहु की शरण में चला गया। 298 ईस्वी पूर्व का समय कह सकते हैं। उस समय वो भद्रबाहु की शरण में चला गया था। और एक जगह है श्रवण बेलगोला, याद रखना बेटे वर्तमान कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले में, ठीक है। श्रवण बेलगोला में सलेखना पद्धति से अपना शरीर त्याग दिया था। तो देखो बेटे कितनी महत्वपूर्ण बात है कि अंतिम समय में जैन धर्म के गुरु भद्रबाहु की शरण में चला गया और वहां जाने के बाद